नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम यहां अपने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ये सबसे कामयाब कॉमनवेल्थ गेम्स रहा, लेकिन ये तीसरा सबसे कामयाब कॉमनवेल्थ गेम्स है। अगर हम मेडल्स की बात करें तो तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर हैं और कुल 66 मेडल इस दफ़ा हमने जीते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीतने वाली खिलाड़ी से। ये शूटर हैं हिना सिद्धू और बहुत ज़ोरदार तरीके से इनका वेलकम होना चाहिए दोबारा से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये मेडल। आपने गोल्ड भी जीता, आपने सिल्वर भी जीता और आप पहले ऐसे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी या खिलाड़ी जो एक ही कंपटीशन में गोल्ड भी जीत रही हैं और सिल्वर भी जीत रही हैं। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ आप उसके बारे में, उस तैयारी के बारे में हमें बताएंगी कि आपका पीक पर जाने के बाद, उसके बाद कुछ एक ख़राब फेजेस भी होते हैं खिलाड़ियों के, और फिर इसमें तैयारी करना, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या स्पेशल किया इस बार आपने? अगर मैं आपको सच बोलूं तो हम लोग का मेन गोल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो इस साल के एंड पे होगा, और कॉमनवेल्थ गेम्स वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक सीढ़ी है ये। हाँ, नजर वहाँ, निशाना वहाँ है तो आपका। अभी यहाँ से जितने भी हम कॉम्पिटिशन्स अभी खेलते जाएंगे वो और डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो दिस हैज़ बिन वेरी गुड स्टार्ट एक सीज़न का। और इसके लिए जो हमने तैयारी की, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा प्रेशर ट्रेनिंग किया मैंने। जो मेरे कोच और हस्बैंड ने, रौनक, तो उन्होंने काफ़ी सिमुलेशंस डिवाइस किए थे। प्रेशर टैक्टिक्स है ना, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके ऊपर तंज कसना या टोंट करना या कहना कि अरे इनसे तो नहीं होगा, ये कैसे करेगी। तो ये क्यों ज़रूरी था कि ये दबाव आप महसूस करें? क्योंकि जब फाइनल्स होता है तो उसमें किस तरह का दबाव होता है? फाइनल्स में एक तो ये दबाव भी होता है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस है खुद से, और आपको पता है कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, आप दूसरों का स्कोर क्या चल रहा है, हाउ क्लोज यू आर, हाउ फार यू आर फ्रॉम द मेडल। और ऑन टॉप ऑफ इट क्राउड कभी भी नॉइज कर सकता है। और शूटिंग में कैसा होता है कि हमको 50 सेकेंड्स मिलते हैं शॉट चलाने के लिए। तो हो सकता है आपसे पहले किसी और ने शॉट चला दिया, और अगर बहुत ही अच्छा शॉट है तो आपके एमिंग प्रोसेस में ही तालियां बजनी शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर किसी ने बहुत ही खराब मार दिया है तो उसको बू भी करता है क्राउड, तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कंसंट्रेशन का गेम है, निशाना चूक सकता है। जब आप प्रैक्टिस करती थी तो आपके इर्द गिर्द शोर किया जाता था, इसलिए शोर किया जाता था। और रौनक के बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, तो रौनक उनको इकट्ठा कर लेते थे कि हिना के पीछे बैठो, एक तो तुमको सीखने को मिलेगा और मेरे को चाहिए कि तुम इसको डिस्टर्ब करो। तो वो वैसे तो बच्चे हैं, तो उनको लगता था कि हिना मैडम को कैसे डिस्टर्ब करे, तो मेरे को भी बोलना पड़ता था कि नहीं, तुम जितना डिस्टर्ब करोगे ना, मैं तुमको और टिप्स दूंगी शूटिंग के बारे में। टेबल टेनिस, संदीप जी, उसमें भी वो शायद दूसरे नंबर पे रहा, वो भी, वहाँ पे भी काफ़ी मेडल्स मिले। उसके बारे में, आप तो कोच हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में, आप नेशनल कोच हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने इस दफ़ा जो अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी ट्रेनिंग में या किस चीज़ में अब बदलाव आया, या पहले के मुकाबले क्या बेहतर प्रदर्शन रहा है इस दफ़ा? नगमा जी, इस बार टेबल टेनिस का रिजल्ट अब तक जितना भी प्रीवियस गेम्स हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रहा है। कि 8 मेडल आए हैं 7 इवेंट के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें अकेली मनिका बत्रा के 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल आया जी। और हम लोग बहुत सालों से इस चीज़ के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, क्योंकि उसकी एज कम थी, तो उस वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से हम लोग रियो ओलंपिक से पहले भी कंटिन्यूस इंटरनेशनल कंपटीशन में साथ साथ रहे। जापान के नेशनल सेंटर पे भी काफ़ी लंबा टेन्योर हमने गुजारा। आपने मनिका बत्रा का नाम लिया और मनिका बत्रा की माँ हमारे साथ है। मनिका बत्रा तो नहीं ज्वाइन कर पाई। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये मेडल। तो आप ही का मेडल है, आपकी लड़की ने इतना अच्छा किया है। आप कुछ बताइएगा, हम सब लोग यहाँ पर जो हैं और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि मनिका ने किस तरह टेबल टेनिस में कब गई, क्यों गई, कैसे आप लोगों ने चुना था ये गेम? मुझे भी इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स में निकले। कुछ मनिका के कोच है जो अभी इस टाइम है, संदीप, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें, मतलब ये था कि मैंने अगर मनिका को इनको दिया है तो पाला इन्होंने ही है। मतलब जब से 4 इयर्स की तब से इनके पास ही है। 4 साल से संदीप जी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी मनिका। फिर अच्छा परफॉर्म करती गई टच वुड, मतलब कहीं ब्रेक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया जी। और
आज प्लेटफॉर्म पे पहुंची है संदीप की वजह से। हमारी फेडरेशन बहुत कोऑपरेट कर रही है मनिका के लिए, इवन सब प्लेयर्स के लिए। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप बताएंगी? कभी खेल के दौरान बच्चे बहुत शुरू में तो शौक से खेलते हैं, फिर कुछ प्रेशर भी बढ़ता है तो थक भी जाते हैं, नहीं करना चाहते, उसके लिए बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, एक डिसिप्लिन ज़रूरी है, वो सब कैसे किया आप लोगों ने इतने सालों से? बचपन से जैसे मैं भी थोड़ा सा उसको बूस्टअप करती रहती थी, या मनिका को खुद भी इंटरेस्ट था जी। और ऐसा कोई मुझे से स्पेशल कुछ ऐसा उसको मतलब वो करना नहीं पड़ा पुश की, बट उसको इंटरेस्ट खुद ही था। टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें चाइना या दूसरे कुछ देश हैं जो बहुत हमेशा से ट्रेडिशनली अच्छे रहे हैं, और भारत में ये उतना ज़्यादा कुछ आप डिफरेंस तो गेम में देखते हैं? दो कंपेयर करें अगर हम उन दो देशों को, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारे देश से ज़्यादा अच्छे चाइनीज़, जापान, कोरिया कंट्री हैं जो हमसे बहुत आगे हैं जी। तो हमने इसके ऊपर, मनिका के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया कि वो लॉन्ग पिंपल रबर से खेलती है। तो इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक का सामना करना पड़ा कि लॉन्ग पिंपल रबर का फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है जी। तो पहली ओलंपिक भी मेरी एक प्लेयर नेहा अग्रवाल, उसके साथ काम किया 15 साल। उसके बाद मनिका उसका एक रिफाइंड वर्जन है जी। तो जो प्रॉब्लम उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे आई उसको हम लोगों ने दूर किया और एक यूनिक टेक्निक उसकी काउंटर अटैक की डेवलप की, लॉन्ग पिंपल के साथ स्विच ओवर करके प्लेन रबर के साथ। सहदेव जी यहाँ मौजूद हैं, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। जी, मुझे याद है कि हमने पहले भी आपके साथ यहाँ पे बातचीत की थी। मीराबाई चानू जब आई थी और तैयारी कर रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, तब हम यहाँ पे, और तब भी आपने हमें बताया था कि कैसे हम लोगों ने अब फोकस किया है डाइट में चेंज, टेक्निक में चेंज, और आप लोगों को उस वक्त भी पूरी उम्मीद थी और वो उम्मीद पे खरे उतरी इस दफा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये पहली बात तो हम उन बच्चों पे बहुत विश्वास करते हैं। जो भी बच्चा मेरे कैंप में होगा मैं उस पर इतना विश्वास करता हूँ और मैं उसको समझाता हूँ खुद जाके। मैं भी पटियाला कैंप में भी जाता हूँ, हर महीने लगभग मैं जाता हूँ। वेट लिफ्टिंग में इस दफ़ा जैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा, आप थोड़ा उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे कि आपको किन किन से उम्मीद थी, कहाँ उम्मीद थी जहाँ पे नहीं कुछ हुआ, या परफॉर्मेंस से कितने खुश हैं आप लोग? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और मीराबाई चानू ने अपने इवेंट में 9 रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 रिकॉर्ड, पहले 3 स्नैच में, फिर 3 जर्क में, फिर 3 टोटल में। तो 9 रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं और ओलंपिक के सिल्वर मेडल से 6 किलो इम्प्रूव किया है जी। अगर आप देखें तो 6 किलो ज़्यादा है ओलंपिक सिल्वर मेडल से। तो हम गोल्ड मेडल से सिर्फ 2 किलो दूर हैं और अभी 2 साल हमारे पास हैं। अगर वो ठीक ठाक रही है, ट्रेनिंग करेगी, तो कोई रोक नहीं सकता उसका गोल्ड मेडल। तो एक तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आई है। संजीता चानू ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है जी। सबसे बड़ी उम्मीद हमें थी 105 केजी वाले लड़के से जिसका सिल्वर मेडल आया है। वहां पे आप गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे? यस, गोल्ड 101% गोल्ड ही उसका था। जूरी ने रिवर्स किया डिसीजन, रेफरी ने पास दिया और जूरी ने उसका रिवर्स किया डिसीजन। ये मुझे भी समझ नहीं आया आज तक कि जूरी, मैं भी जूरी मेंबर हूँ, मैं दूसरी कैटेगरी में था, लेकिन रिवर्स क्यों किया? पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है जिसमें हमारे 94, 105 के लिए और प्लस 105 में जो बच्चे गए हैं उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो बिल्कुल उनकी तारीफ करनी चाहिए बच्चों की। इसमें जो छोटी कैटेगरी में हमारे हमेशा मेडल आए हैं वो करते रहे हैं, लेकिन जो 94 में किया है, जो 3rd प्लेस आई है उसकी, ठाकुर की, बहुत अच्छी लिफ्टिंग की है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे। जी। काली रमन जी, आप क्या रेसलर्स को देख के आपकी क्या फीलिंग थी इस दफा? कैसा क्या प्रदर्शन, किनका आपको बहुत अच्छा लगा खेल? देखिए, इस बार 12 रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 6 वुमेन रेसलर्स और 6 पुरुष रेसलर। टोटल हमारे 12 मेडल्स आए, जिसमें 5 हमारे गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। हमारे जो 2 गोल्ड नहीं आए वो बेसिकली एक तो साक्षी मलिक का और पूजा रहांडा का। तो काफ़ी क्लोज बाउट वो हार गई जी। और थोड़ा सा ये रहता है कि जब आप स्टार खिलाड़ी हो जाते हैं तो आपके ऊपर ना एक प्रेशर रहता है गोल्ड जीतने का, और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो और ज़्यादा रहता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स को कंपैरेटिवली बाकी गेम से थोड़ा सा इजी समझा जाता है। वुमेन्स रेसलिंग में पूछना चाह रही थी कि ज़्यादा अच्छा रहा, ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा आपको? देखिए, अच्छा बिल्कुल रहा, क्योंकि सभी वुमेन रेसलर से मेडल जीते और हमारी प्रॉमिसिंग रेसलर ने विनेश फोगाट, जो 2020 ओलंपिक्स में मेडल की पोटेंशियल रखती हैं जीतने की, साक्षी मलिक रखती हैं, पूजा रहांडा रखती हैं। तो ये तीनों ऐसी महिला पहलवान हैं जो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का मादा रखती हैं, पोटेंशियल इनमें। और अभी जो एशियन गेम्स आ रहे हैं
उसमें भी ये मेडल जीतने के बहुत नज़दीक हैं। और रेसलिंग ऐसा खेल है कि आपने एक गलती करी तो मेडल का रंग बदल जाता है। और प्रेशर हर गेम में होता है। हिना सिद्धू बता रही थी कैसे प्रेशर के खिलाफ जाकर खेलना, उसकी प्रैक्टिस उन्होंने की। इसके लिए इस तरह की प्रेशर ट्रेनिंग बाकी गेम्स में भी होती है, क्योंकि दबाव अलग अलग तरह का होगा हर खेल में, जीत का दबाव। देखिए, भारत सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो नेशनल कैंप्स लगते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ पे क्लासेस लगती हैं। और शूटिंग टोटली डिफरेंट है रेसलिंग से, क्योंकि उसमें एम करना पड़ता है, तो उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है प्रेशर की। पर जैसे जो पावर गेम्स हैं, वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, तो इसमें भी प्रेशर काफ़ी मायने रखता है। पब्लिक जो है वहाँ पे वो चीयर अप करती है उनके कंट्री के रेसलर को या दूसरे को, तो एक वो आपके ऊपर प्रेशर आता है। फिर एक आप अच्छे रेसलर हो तो आपके लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती हैं, और फिर वहाँ का एम्बियंस जो है वो बहुत मायने रखता है। जी राजारमन, इस दफ़ा जब गेम्स में मेडल आने शुरू हुए थे तो एक अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि इस दफ़ा हमें बहुत मेडल्स मिल रहे हैं, और एक खेल मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी चली गई कि हम मेडल्स गिने कि कितने मेडल्स हैं, पर ऐसा नहीं कि हमने सबसे ज़्यादा मेडल्स बट जीते हैं, हम थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा रहा है। पर एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको लग रहा है कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं या बाकी तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें किसी तरह का सुधार आप देखते हैं? नगमा जी, सच ये है कि 2010 में जब हम कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में आयोजन किए थे, उस टाइम पे भी डेवलप्ड ऑफ फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बेहतरीन हो गई हैं। हिना बताएंगी पूना में ज़बरदस्त शूटिंग रेंज है जी। दिल्ली का शूटिंग रेंज इज़ वर्ल्ड क्लास आज की तारीख में जी। रेसलिंग के लिए सोनीपत में बहुत फैंटास्टिक फैसिलिटी बना हुआ है। वेट लिफ्टर्स हमारे पटियाला में रहते हैं, बॉक्सर्स पटियाला में रहते हैं, तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, पहले से बेटर हो गई हैं। लेकिन हम वहीं पे नहीं अटक सकते और बेहतर करना होगा। आज की तारीख में स्पोर्ट्स साइंसेस का डिमांड है, वो वहाँ हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं स्पोर्ट्स साइंसेस में। पटियाला में हो या सोनीपत में हो, वी डोंट हैव इनफ स्पोर्ट्स साइंसेस। लेकिन पहले से बेहतर ज़रूर है भारत। ज़्यादा लड़के लड़कियां खेलने लगी हैं। हिना जैसी खिलाड़ी हो या मनिका जैसी खिलाड़ी हो, दे आर इंस्पिरेशन। सो देयर हैव बीन इंस्पिरेशंस बिफोर। फर्क ये है कि हिना को हम टेलीविजन में आज की तारीख में देख सकते हैं शूट करते हुए, कॉमनवेल्थ हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, वहाँ पे देखने मिलती है। हिना को हम देखते हैं, देखने के बावजूद भी हम पहचानने में गलती करते हैं कभी। वी डोंट रिकॉग्नाइज अ शूटर, जब वो जैकेट में नहीं होते तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। शूटर्स हों या हमारे रेसलर्स हों या दूसरे हमारे शटलर्स हों, इन लोगों को अगर हम कंपेयर करें फिर वही क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट के जो स्टार्स वो बाकी खेलों में अभी भी वो उस तरह का या बदला है? ग्लैमर, पैसा, मार्केटिंग, वो चीज़ें साइना नेहवाल हों या सानिया मिर्ज़ा हों या सिंधु हों, इन सब के आने के बाद ये सब चीज़ें थोड़ी बदली हैं? बहुत चेंज आ रहा है। और आप लोगों के माध्यम से जो अब देहात में भी सब लोग टीवी देखते हैं आजकल, अखबार चाहे जाए ना जाए पर टीवी तो सब देखते हैं। और वेट लिफ्टिंग जैसे हमारा गेम है और भी गेम है, उन सबको पता है कि भाई मेडल आएगा तो नौकरी भी मिलेगी। हाँ। और मान सम्मान भी है, पैसा भी है। तो अब बहुत इंक्वायरी आने लगी है। पिछले जब से आप लोगों ने दिखाया ये, तो मुझे कई सौ कॉल आ चुकी है कि हम वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं। हाँ। तो अब हमें करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है कि एक गांव, एक इलाका, एक रीजन है, स्टेट है, वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें, वहीं की लड़कियां वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। वेट लिफ्टिंग का क्योंकि वहाँ कल्चर बन गया है। वेट लिफ्टिंग में छोटी कैटेगरी में लड़की मणिपुर की है। हाँ। और लड़के पंजाब के भी हैं। पंजाब पीछे खराब हो गया था, अब पंजाब इंप्रूव कर रहा है। और थोड़ी ऊपर की कैटेगरी में लड़कियां आंध्र प्रदेश। फैसिलिटीज बहुत खास स्पेशल चाहिए। जैसे राजारमन बता रहे हैं कि पुणे में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, दिल्ली में है, पर जो छोटे जगह हैं वहाँ से शूटर्स की उम्मीद करना मुश्किल है अभी भी। एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड, अपना केरला में त्रिवेंद्रम में रेंज बहुत अच्छी हो गई है, अभी भोपाल में है। शूटिंग के लिए भी जैसे बता रहे हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, तो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशल रेंजेस चाहिए, और उसके साथ भी सेफ्टी भी इन्वॉल्व रहती है। और महंगा गेम भी है, और मतलब सारा आदमी हर जगह अपना प्राइवेट शूटिंग रेंज तो नहीं हो सकता। ऐसा मैं आपको बताऊं कि देयर हैव बीन पीपल जो एकदम लोअर क्लासेस से आते हैं, शूटिंग करते हैं। ये हमको ऐसा चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो साई सेंटर्स हैं, वहाँ पे साई ने कुछ इक्विपमेंट लेके रखा है।
तो हो सकता है आपको लगे कि अभी क्या पता मेरे में टैलेंट है शूटिंग का या नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ वेपन पे या उस पे। तो साई के काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे उनके पास इक्विपमेंट है, आप ले सकते हो और उसके थोड़ा रेंट पे करके जो भी उनका नॉमिनल फीस है, तो आप ट्राई कीजिए, आपको लगता है। एंड दीज आर वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट, वो ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड इक्विपमेंट है। लड़कियां शूटिंग में कितना आ रही हैं आपकी जैसे इंस्पिरेशन है वो देख के? लड़कियां तो डेफिनेटली काफी आ रही हैं और पहले से ही थी। अभी आई कंप्लीटली अग्री, ये सिर्फ टीवी का मैजिक है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है, जो नई जनरेशन है अभी, जो छोटे बच्चे 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, जब वो टीवी पे देखेंगे और सोचेंगे मेरे को भी ऐसा करना है, तभी अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ। आपके पेरेंट्स ने कब ये डिसाइड किया या आपने डिसाइड किया? कैसे हुआ ये शूटिंग में एंट्री आपकी? कब? मेरे को एक्चुअली शूटिंग का शौक नहीं था, मेरे को गन्स का शौक था। तो आपको गन्स का शौक? हाँ, ये कब? छोटे बचपन से। बचपन से। जैसे स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, आपने गुड़ियों से नहीं खेला। आप गन्स के साथ खेलना पसंद करती थी? उस तरह के टॉयज? एक्चुअली बिकॉज ऑफ माय फैमिली, मेरी फैमिली में जो मेरे चाचा जी हैं उनका गन्स में बिजनेस है और उनको भी बचपन से, मतलब जब से मैंने उनको देखा है तो उनको गन्स के साथ ही देखा है। तो उनकी वजह से जब मैं छोटी थी तो मेरे को वो चलाने भी देते थे, मेरे को सिखाया भी। और पर मैंने कभी स्पोर्ट की तरह है डरना, उससे बचाना, मतलब माँ बाप ने कुछ आपको ऐसे रोका नहीं? वैसा कभी भी नहीं। और मेरे को ऐसे स्पोर्ट के जैसे कभी दिलचस्पी नहीं थी, मेरे को गन्स ही अच्छी लगती थी। तो बाद में पढ़ाई काफ़ी होती गई, मैंने सोचा कि पढ़ाई की जगह थोड़ा कुछ स्पोर्ट भी किया जाए, जस्ट दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हॉबी के लिए। ये कब सोचा आपने? आई वाज 17 years old व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब मैं काफ़ी लेट स्टार्टर थी शूटिंग में। तो विद इन 1 year आई मेड इट इनटू द इंडियन टीम एंड आई गॉट माय फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल एशियन चैंपियनशिप में। तो बस वहाँ से फिर धीरे धीरे मेडल जीतती गई और इंटरेस्ट भी बढ़ता गया शूटिंग में और अंदर जाती रही मैं। पर इसके साथ मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ जहाँ तक हो सके आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए। फोकस इम्प्रूव होता है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता है। आप कभी ये नहीं सोचते कि अरे अगर मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं किया तो मेरी लाइफ खत्म, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। फोकस की जब आप बात करती हैं तो इस फोकस के लिए ये जो प्रेशर टैक्टिक्स और तमाम चीज़ें जो करें, उसके अलावा भी आप लोग कंसंट्रेशन के लिए योग या दूसरी तरह की चीजें जिससे फोकस या कंसंट्रेशन बना रहे, ऐसी ट्रेनिंग भी की जाती है? हाँ बिल्कुल, ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं, बिकॉज शूटिंग एक ऑलमोस्ट 90% मेंटल स्पोर्ट है। एक लेवल के बाद जब आपने टेक्निक सीख ली है, आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ्स क्या है, वो मैटर करती हैं। तो उसके लिए काफ़ी टेक्निक्स होती है, मेडिटेशंस होती है। मेडिटेशंस भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। अटेंशन ट्रेनिंग होती है, फोकस बनाने के लिए ट्रेनिंग होती है, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग होती है, टू कीप योर अटेंशन इन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट टू थिंक अबाउट द मेडल, और आप फ्यूचर में ना जाए, पास्ट में ना जाए, प्रेजेंट मोमेंट को कैसे जीना है। इसलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स सबसे अच्छा जरिया है रिलैक्स करने का। कुछ भी और आप काम करें तो आपका पूरा ध्यान उस काम में नहीं लग पाता। जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं फैमिली कहाँ है, दोस्त कहाँ पे, पीछे क्या हुआ था, तकलीफ क्या है। प्रेजेंट में ही आप सब कुछ सामने दिख रहा होता है जी। तो पहलवान के सामने पहलवान दिख रहा होता है, उठा के पटक देगा और शूटर को दिख रहा होता है कि एम वो टारगेट पे अगर नहीं लगी बुलेट तो मेडल गया मेरे हाथ से। हाँ। तो प्रेजेंट ही जी रहा होता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल ट्रेनिंग है, साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग जो है वो भी शूटिंग में जरूरी है। मैंने पढ़ा आपके बारे में। वो समझते हैं कि शूटिंग में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आपकी पिस्टल 1 किलो की है, आपको तो खड़े रहना है। बट अगर आप हमारा पोस्चर देखें, इट्स अ वेरी अननेचुरल पोस्चर। आपकी बॉडी उस पोस्चर में बनने के लिए, खड़े रहने के लिए नहीं बनी है, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। तो एक तो आप उसी पोस्चर में बने रहते हो तो आपकी बैक पे बहुत लोड आता है। आप देखेंगे जितने भी हमारे पुराने एथलीट्स हैं, शूटर्स हैं, बैक की प्रॉब्लम बहुत लोगों को रही है, नीज की प्रॉब्लम बहुत लोगों को रही है, क्योंकि आप 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ एक जगह पे खड़े रहना, एक भी मसल ट्विच नहीं होना, तो वो जॉइंट्स पे काफी लोड आता है। तो उसके लिए हमको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शूटिंग में नहीं है। मैं अभी इनफैक्ट अपना जिम सेशन करके यहाँ पे आ रही हूँ।
तो तमाम तरह की मेहनत इसके लिए ज़रूरी होती है और बहुत लंबे समय तक। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे साथ लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे, कुछ इंस्पिरेशन भी होगा। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग में, उसके बाद लौटेंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं CWG 2018 की, जहां पर भारत का परफॉर्मेंस अब तक का तीसरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हमने कुल 66 मेडल जीते हैं। सबसे बड़ी इस शो की आज की स्टार हमारे साथ हिना सिद्धू मौजूद हैं, जिन्होंने गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता, और उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। आप में से जो लोग यहाँ पर हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते थे? जी मैम, मेरा सवाल हिना मैम से है। एक तरफ तो कॉमनवेल्थ गेम में लड़कियों ने काफ़ी सारे मेडल्स जीते, लेकिन दूसरी तरफ वहीं आसिफा का कांड होता है, उन्नाव का कांड होता है, जिसके वजह से लड़कियां घरों से निकलने में डरती हैं। मेरी दोस्त जो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन आज वो मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझसे बोली है कि वहाँ जा करके अगर कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर आए तो उससे पूछना कि मैम मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत डर लगने लगा है कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा। बड़ी पिक्चर देखें तो यही एक तरीका है जहाँ पे हम इक्वालिटी ला सकते हैं जी। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई फील मच मोर एम्पावर्ड, कि मेरे साथ कॉन्फिडेंस जो मेरी गेम की वजह से जुड़ा है और जो लोगों की सपोर्ट की वजह से जुड़ा है, उसकी वजह से मेरे को किसी से डर नहीं लगता। हाँ, जो कभी घटना कभी हो सकती है किसी के साथ भी, अभी what can I say, this is a very unfortunate society that we are living in, but कभी भी मेरे को लगता है किसी को खुद को नहीं रोकना चाहिए जी किसी ऐसे इंसिडेंट के डर से। मतलब हम बुरा सपना देखने के डर से सोना तो नहीं छोड़ सकते। हाँ बिल्कुल। तो जी और खास तौर पे जब महिलाएं पहलवान होंगी तो 2 फिल्में आई पिछले साल कुश्ती के ऊपर, तो उसने जो एक आम जनता में जो धारणा थी महिला पहलवान को लेके या पुरुष पहलवान को लेके, वो चेंज हो गई। जो धाकड़ गर्ल का जो एक नाम मिला गीता को, तो वो धाकड़ गर्ल लोग अभी भी बोलते हैं। अभी भी कोई लड़की इंडिया के मेडल जीतते बोलते हैं धाकड़ गर्ल है। तो वो एक मतलब टर्निंग पॉइंट था, एक मतलब पूरा सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि भाई धाकड़ गर्ल है मतलब मजबूत है जी, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है। तो रेसलिंग तो वैसे ही पावर का स्पोर्ट्स है, और जब से लड़कियों ने मेडल जीतने शुरू किए हैं तो पूरे समाज में एक बदलाव आया है। आज पिताजी के नाम से अखाड़ा चलता है तो वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं कुश्ती सीखने, तो ये एक समाज में बदलाव आया है, महिलाओं की सोच में बदलाव आया है कि वो घर से बाहर निकलेंगी, वो शूटिंग में भी जाएंगी, वो कुश्ती में भी जाएंगी, वो वेट लिफ्टिंग में भी जाएंगी। और इसका पूरा श्रेय जाता है मीडिया को। अगर ये कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आज अगर लाइव नहीं दिख रहे होते टीवी पे, तो ये बदलाव सोसाइटी में नहीं आता, क्योंकि टीवी और फिल्म ऐसी चीज है जो उस पर दिखता है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं। टेलीविजन मीडियम, क्योंकि विजुअल मीडियम है, आप टीवी में जो देखते हैं उसका असर होता है और उससे प्रेरणा भी मिलती है और हीरोज बनते हैं, स्टार्स बनते हैं, जहां से लोग प्रेरित होते हैं। फतेह साहब, आप इससे इंस्पायर होके अपने बच्चे को कुछ ट्रेनिंग? मेरा सवाल एक पेरेंट्स के तौर पे है आप लोगों से। जैसे कोई अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहता है, बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है, बढ़िया है, हमें लगता है कि ये कर सकता है कुछ ना कुछ, तो क्या हमारी सरकार या फेडरेशन या एकेडमी कुछ ऐसे काउंसलर हैं वहाँ पर जो ये जज बता सकें कि भाई इस बच्चे को आप इस गेम में डालो तो बेटर कर सके? पोटेंशियल उनका कैसे पहचाने? इस तरह की जगह होती है सर? राजा रमन साहब, आप या आप बता सकें कि कैसे होता है ऐसा है? हमारे यहाँ बहुत से माध्यम हैं जिसके थ्रू बच्चे आते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले चैंपियनशिप होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग का ही है, तो यूथ होता है, उसमें यूथ में 17 साल से नीचे के बच्चे आते हैं और वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वहाँ पर उसमें कोई अच्छाई दिखती है और उसमें टैलेंट दिखता है, तो जो हमारे नेशनल कोच है, हम लोग हैं, हम उसको देखते हैं वहाँ पर कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो हम उसको लेके यूथ के कैंप में ले आते हैं। यूथ के कैंप में ला के हम उसको वहाँ ट्रेन कराते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट पूरा सब कुछ करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देना चाहूँगा इनको जवाब, क्योंकि आप कई सारे एकेडमीज मिलेंगे आपको। कोई भी शहर में देख लीजिए आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्पोर्ट्स के कैंप चलाता है। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत सारे कैंप चलाते हैं, उनके पास 14 खेल परिसर है। आप कहीं पे भी जाके किसी कोच के साथ यू कैन गेट देम टू टेस्ट योर चाइल्ड, फिर वो आपको बताएंगे कि शूटिंग करना है, वेट लिफ्टिंग करना है, एथलेटिक्स करना है, जिम्नास्टिक्स करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको खेल में भेजना है बच्चे को, चाहे कोई भी खेल हो। ये हो सकता है कि आप बैडमिंटन खिला रहे किसी को और फिर पता चला कि वो हाई जंपर बन सकती है। ये स्टोरीज बहुत कॉमन है,
लेकिन खेलने तो भेजिए आप अपने बच्चों को, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो हर 4 साल हम वही सवाल करेंगे कि 2 मेडल आए तो क्यों आए। जी, ये आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस ऑल्सो, अगर आप कोई भी लेटेस्ट रिसर्चेस पढ़ें जो यूके में भी की गई हैं, बाकी कंट्रीज़ में की गई हैं, मल्टी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं दे हैव बेटर पोटेंशियल। एक 10 साल 12 साल 11 साल तक की उम्र या कई बार 8 साल तक की उम्र तक ये सजेस्ट किया जाता है कि बच्चे को मल्टीपल स्पोर्ट्स खिलाइए, एक ही स्पोर्ट्स मत खिलाइए, क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप हो रही है। दे आर लर्निंग 100 थिंग्स फ्रॉम 100 स्पोर्ट्स। जैसे शूटिंग में उनको अलग कुछ सीखने को मिलेगा, रेसलिंग में अलग सीखने को मिलेगा, वेट लिफ्टिंग से अलग सीखने को मिलेगा। तो वो एक टाइम है जो आप मल्टीपल स्किल्स सीख सकते हो और आपको एक आइडिया भी लगता है कि मैं किस में बेटर हूँ। तो जब तक बच्चे की एक समझ नहीं आती है अपने लिए स्पोर्ट पिक करने की, जहां तक हो सके उनको मल्टीपल स्पोर्ट्स खिलाइए, क्योंकि जो चीजें उनको स्पोर्ट्स में सीखने को मिलेंगी वो किताबों में नहीं मिलेंगी। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उसके बाद बच्चे और माँ बाप भी आसानी से फैसला कर पाएंगे। एक सवाल वहां पर से, इंडियन स्कूल्स में और इंडियन पेरेंट्स भी ज़्यादा पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये सब लोगों को चाहिए। और आधे से ज़्यादा स्कूल्स में तो फैसिलिटीज़ ही नहीं होती कि कोई स्विमिंग कर पाए या कोई चेस खेल पाए। तो जैसा मैम ने कहा कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाइए, मैं भी खुद एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे चेस खेलने के लिए भी कुछ प्रॉपर नहीं था। 15 साल की उम्र में मुझे पता चला कि अच्छा चेस में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इतनी लेट पता चला मुझे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, क्योंकि जैसे राइट टू एजुकेशन आया, क्या उसके थ्रू कुछ ऐसा हो सकता है कि स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ और बच्चा बचपन से ही काफ़ी स्पोर्ट्स खेले थे कि उसे खुद पता चल जाए कि मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। जी, अब चाहती हैं कि ऐसा हो। अब ये कंपलसरी नहीं, पर ज़्यादातर अच्छे स्कूल्स में या बड़े स्कूल्स में अब ये फैसिलिटीज़ हैं। दिल्ली के तो ज़्यादातर स्कूलों में फैसिलिटीज़ हैं जी, क्योंकि 8-10 गेम्स कंटिन्यूएशन में चलते हैं और बच्चों को उस बारे में पता चलता रहता है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो 3 महीने एक स्पोर्ट कराते हैं, 3 महीने तो 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर में डिफरेंट स्पोर्ट्स कराते हैं, जिससे उनका टैलेंट हंट हो सके और उनको राइट स्पोर्ट को ऑप्ट करने की। तो बड़े शहर जो दिल्ली या और भी बड़े शहर होंगे वहां तो ये होगा। और दूसरे फैसिलिटीज एग्जांपल देता हूँ, बड़े मॉडेस्ट है संदीप सर, बोलते नहीं है। जिन स्कूल में ये कोचिंग कराते हैं वो स्कूल ने बहुत पैसा खर्च करके एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बनाया टेबल टेनिस के लिए, वहां से लड़कियां उभर कर आई। एक का नाम मनिका बत्रा है। अच्छा, तो ऐसे स्कूल्स की भी तारीफ करनी चाहिए। हंसराज मॉडल स्कूल है, तो देयर आर सम वेरी गुड स्कूल्स। मॉडल स्कूल ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट की हुई है, नॉट इन द खाली टेबल टेनिस की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट का बहुत अच्छा उनका है, स्केटिंग बहुत अच्छा है, टेनिस के 4 कोर्ट हैं। लेकिन अभी भी कम है जो बहुत फोकस करें स्पोर्ट्स पे। एक बेसिक तो होता है पर बहुत ध्यान दें, और वो भी बदल रहा है। अभी हाल ही में सेंट थॉमस स्कूल द्वारका है, उसने टेनिस के 2 सिंथेटिक लगाए हुए, 10 स्पोर्ट्स को उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, जिसके अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरी स्कूल शुड ऑप्ट सम स्पोर्ट्स, एक मिनिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स होना चाहिए कि एवरी स्कूल शुड ऑप्ट 3 स्पोर्ट्स और 4-5 स्पोर्ट्स मिनिमम, तो जिस पर वो फोकस करें। क्योंकि अभी की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए कि हर स्कूल के पास जो फैसिलिटीज है। की तरफ से कुछ दिनों पहले एक खेलो इंडिया करके भी कैंपेन शुरू हुआ था। बता रहा था आपको कि 3000 बच्चे दिल्ली में आके खेल के गए हैं, 16 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अगर ये लगातार हो तो इन बच्चों को भी शौक लगेगा कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी नेशनल टेलीविजन में आना है। मनु बाकर जैसी शूटर हो या फिर अनीश बनवाला जैसे शूटर हो या श्रीहरि नटराज जो स्विमर है, इनको, और जर्मी लाल रेनुंगा जो वेटलिफ्टर है, इनको हमने देखा है टेलीविजन में, दिल्ली में आके खेलो इंडिया खेल के गए हैं। तो इफ यू हैव इवेंट्स लाइक दैट, स्कूल्स में कंपटीशन बढ़ेगा कि हमारा स्कूल का नाम आ जाए, हमको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिले। मुझे लगता है कि वी आर चेंजिंग एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जब तक पब्लिक की डिमांड आएगी तो स्कूल्स को भी सप्लाई करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। 15 साल पहले जबकि आप बात कर रही है तब इंटरेस्ट भी नहीं होता था, अभी मांग रहे हैं लोग, तो ऑफ कोर्स स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल कोई और पूछना चाहते हैं यहाँ से? सर, जैसे आपने कहा कि सिर्फ दिल्ली के स्कूल्स में ये फैसिलिटीज, दिल्ली के स्कूल में, दिल्ली में बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर सवाल रिमोट एरियाज का क्या, या फिर जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ क्या कुछ कमियां ऐसी रह गई हैं कि वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं है? और झारखंड से बहुत लड़कियां खेलती हैं फिर भी। वेट लिफ्टिंग में हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आए हैं पहले, जी बिल्कुल, अब बिल्कुल 0 हो गया है। अब कोई फैसिलिटी नहीं है। झारखंड और बिहार
बहुत पीछे है वास्तव में। वहाँ कोई स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी पता नहीं क्यों नहीं सोचती वहाँ के लिए, जबकि बहुत अच्छा टैलेंट हमें वेट लिफ्टिंग में तो खास तौर से झारखंड और बिहार में बहुत है, लेकिन नहीं आ रहा कुछ। आपका सवाल? जैसे कि मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कॉमनवेल्थ का जो क्रेज था, जो ट्रेंड था, जो 2010 में आई गेस जब इंडिया में हुआ था, एक अलग क्रेज था, आज वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो जा रहा। लाइक सलमान, उतना कंट्रोवर्सी उस पे हो रही है जितनी एक हमें स्पोर्ट्स के लिए हमें डेडिकेटेड होना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया तो आज स्पोर्ट्स पर्सन खुद सोशल मीडिया में है। हाँ। आप जैसे फैन डायरेक्टली उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। एक जमाना था जब हम अखबार में लिखते थे और आपको पढ़ने का मौका मिलता था, आज आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं हिना सिद्धू के साथ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है, तो खिलाड़ी भी समझ रहे हैं कि वो क्या कह सकते हैं पब्लिक में, पब्लिक भी समझ रहा है कि खिलाड़ी को कितना सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस पे इतना ही वक्त है, आप तमाम लोगों से इतने मेडल्स हमें मिले, हमने 3rd पोजीशन पर हम इस दफ़ा रहे, हम और बेहतर करें इसकी उम्मीद है। माहौल बदला, ये आप सब लोग कह रहे हैं, कुछ और जो आप स्पेशली एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देखना चाहेंगे या कहना चाहेंगे उसको देखकर? मुझे लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, रफ्तार पकड़नी होगी। वी नीड टू बिकम अ बेटर स्पोर्टिंग नेशन। हम घर बैठ के टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में खेलते हैं, बाहर जाके खेलना चाहिए। चाहे आपका जो भी उम्र हो, आप खेलने लगो तो आप बेहतर बन जाओगे देश में। अपना देश स्पोर्ट्स में बेहतर बनेगा, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भी मेडल आएंगे। खुद ऐसा पर्सन बेहतर बनेंगे, आपकी फिटनेस बढ़ेगी और इसमें कम से कम 50 गोल आने चाहिए इंडिया के 2022 यस जी। इस दफा 26 आए हैं। राजा रमन जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जितना हमारा नेशन अच्छा स्पोर्ट्स में तभी हो पाएगा कि जो स्कूलों से टैलेंट हंट होता है, जो बच्चे चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हर स्कूल को उसकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से 4 गेम कंपलसरी कर दे कि आपको 4 स्पोर्ट्स एज ए सब्जेक्ट्स अपने स्कूल में खिलाने ही होंगे, तो आपके पास हर गेम के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से नेशन का नाम बहुत ऊपर आएगा। काली रमन जी, किस तरह से हम ये स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दें? हरियाणा में, सोनीपत, इन सब इलाकों में तो बहुत हुआ है, खास करके अगर हम पहलवानी की बात करें तो। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो भारत सरकार है वो अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर रही है, बाकी फिर हमारे पार्ट पे भी आता है और हमारे लीडर्स पे भी आता है। तो अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन जरूरी है। एक कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स करने आता है तो वो प्रोफेशनली करने नहीं आ रहा है, वो अपना शौक पूरा करने आ रहा है, वो फिजिकली फिट रहने आ रहा है। तो आज की जो जनरेशन है उनको स्पोर्ट इसलिए भी करना चाहिए कि फिजिकली फिट रहें और वो जो उन पर पढ़ाई का प्रेशर है वो भी कम हो। तो मतलब वो एक तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो उसको एंजॉय करें, स्पोर्ट्स को एंजॉय करने आ रहे हैं। तो ये मेंटलिटी चेंज होनी बहुत जरूरी है। जी, जैसा कि हिना ने किया था, मेडल के लिए नहीं किया था, उनको गन्स अच्छी लगती थी तो उन्होंने किया। अब जब आपको कुछ अच्छा लगेगा तो उसमें मेडल्स भी आ जाएंगे। हाँ, तो ये भी, जब तक आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, आपको उसमें से खुशी मिल रही है, तो मेडल्स के बारे में आप नहीं सोचते हो, आप सिर्फ उसमें इम्प्रूव होने के लिए कर रहे होते हो। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सोच आपको 20 साल 30 साल भी एक स्पोर्ट में रख सकती है। अगर आप मेडल्स के लिए कर रहे हो तो आई थिंक आपका करियर बहुत छोटा हो जाता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक आपको एक बार फिर से आपके ये मेडल्स। और जैसा आपने कहा, अगले 2022 में और ज़्यादा मेडल्स आए हमें, 50 गोल्ड मेडल आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग इसमें शामिल हुए।